हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो लास्ट वीडियो में हमने जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन का टॉपिक कंप्लीट किया था और अब हम इस वीडियो में समझेंगे इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स, यानी कि इंडिया और यूएन की रिफॉर्म्स जो मतलब इंडिया का क्या आइडिया है यूएन की रिफॉर्म्स को लेकर, ये चीज़ हम इसमें समझेंगे। जितने भी चैप्टर्स है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो बुक है उसके जितने भी चैप्टर्स है उसमें लास्ट में इंडिया के साथ उसको रिलेट करके ज़रूर देखा जाता है जो भी टॉपिक चल रहा होता है। तो ऐसे इसमें भी हम यूएन की रिफॉर्म्स जो हैं तो इंडिया का क्या व्यू है इस चीज़ में ये देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एडिशनल टॉपिक हमें दे रखा है WTO का, इसको देख लेते हैं। WTO मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ग्लोबल ट्रेड के लिए, ट्रेड क्या होता है व्यापार, यानी कि ग्लोबल जो व्यापार है उसके लिए कुछ रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1995 में सेटअप की गई थी। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, यानी कि पहले GATT जो है पहले ये बनाई गई थी और उसके बाद जो सक्सेसर बनाई गई वो WTO बनाई गई 1995 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसमें 164 मेंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू 29 जुलाई 2016 एंड जितने भी डिसीजन हैं वो इसमें लिए जाते हैं। बट जो इकोनॉमिक पावर है जैसे कि US, EU, जापान हैव मैनेज टू यूज़ द WTO टू फ्रेम रूल्स ऑन ट्रेड टू एडवांस देयर ऑन इंटरेस्ट, यानी कि ये जो बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपने हिसाब से जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसको यूज़ किया है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कंप्लेन करती हैं कि इसके जो प्रोसीजर्स है, जो WTO के जो प्रोसीजर्स हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मतलब कि ये जो प्रोसीजर्स है उसके बारे में हमें पता नहीं लगता है कि वो सही है या गलत है, मतलब हमें उन प्रोसीजर्स के बारे में नहीं बताया जा रहा है। एंड बीइंग पुश्ड अराउंड बाय बिग पावर्स, और सिर्फ बड़ी पावर्स ही हैं जो इसमें इन्फ्लुएंस करती हैं WTO में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंडिया एंड द UN रिफॉर्म्स। इंडिया हैज़ सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ UN ऑन सेवरल ग्राउंड्स। तो इंडिया ने भी सपोर्ट किया था कि हाँ UN जो है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये बिलीव करता है, इंडिया बिलीव करता है कि एक स्ट्रेंथन और रीवाइटलाइज्ड UN होगा, मतलब एक ऐसा UN होगा जिसमें पूरी स्ट्रेंथ है। तो इज़ डिज़ायरेबल इन द चेंजिंग वर्ल्ड। तो जैसे कि वर्ल्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज होता रहता है। ठीक है, वर्ल्ड में जो लोग हैं उनकी नीड्स भी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। तो वैसे ही जो UN है तो चेंजिंग वर्ल्ड के हिसाब से अगर ये स्ट्रेंथन बनेगा, मतलब एक अच्छा एक एफिशिएंट तरीके से काम करेगा तो ये सही होगा चेंजिंग वर्ल्ड के लिए। इंडिया इस चीज़ को भी सपोर्ट करता है कि UN जो है वो डेवलपमेंट और कॉपरेशन के लिए UN का जो रोल है वो एनहेंस हुआ है, बढ़ा है। इंडिया बिलीव दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल, कि जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल होनी चाहिए, सेंट्रल टू UN एजेंडा एज इट इज़ वाइटल प्री कंडीशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी कि जो इंटरनेशनली शांति बनाए रखने के लिए और सिक्योरिटी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि जो डेवलपमेंट है ना वो सेंट्रल हो, यानी कि UN एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनी। अब UN जो है वही डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स उठाए। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए। इंडिया का एक कंसर्न तो ये था सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन को लेकर कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो कंपोजिशन उसमें बहुत कम कंपोजिशन है, इसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और जबकि which has remained largely static while the UN General Assembly membership has expanded considerably। यानी कि UN की जो जनरल असेंबली है उसकी मेंबरशिप तो बड़ी है लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो वैसे की वैसे ही रही है। सो इंडिया कंसिडर कि इससे जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पा रही है। इंडिया ये भी आर्ग्यू करता है कि अगर काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंडेड होगी, मतलब बढ़ जाएगी, इसकी मेंबरशिप बढ़ेगी तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो पाएगी और इससे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा वर्ल्ड कम्युनिटी में। वी शुड कीप इन माइंड, हमें ये चीज़ माइंड में रखनी होती है कि जो मेंबरशिप है UN की सिक्योरिटी काउंसिल की ये बड़ी थी 11 से 15 तक 1965 में, लेकिन यहाँ पर परमानेंट मेंबर में कोई चेंज नहीं आया था। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में 5 और 10, यानी कि 10 मेंबर्स तो नॉन परमानेंट और 5 जो है वो परमानेंट, लेकिन परमानेंट मेंबरशिप में कोई चेंज नहीं आया था। जबकि ये जो मेंबरशिप है वो तो बड़ी थी, यानी कि 11 से 15 हुई थी। ठीक है,
इतनी तो बड़ी थी, मतलब 11 से 15 का मतलब है टोटल 15 मेंबर्स थे, तो इन 15 में से 4 मेंबर्स बड़े थे, यानी कि इसमें कितने मेंबर्स थे, इसमें पहले थे 6 मेंबर्स, ठीक है, और बाद में 6 से 10 हो गए। इस दो नॉन परमानेंट मेंबर्स ही बड़े हैं इसमें। 1965 में परमानेंट मेंबर्स में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो सिंस देन साइज जो है काउंसिल का वो स्टेशनरी रहा है, मतलब रुका हुआ ही रहा है। एंड जो फैक्ट है वो ये है कि यूएन की जो जनरल असेंबली है उसमें जो मेंबर्स जो ज़्यादा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के मेंबर्स ही हैं, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं सिर्फ उन्हीं के मेंबर्स हैं। एंड देयरफॉर इंडिया आर्ग्यू करता है दे शुड ऑल्सो हैव अ रोल, कि उनका भी रोल होना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिसीजंस होते हैं उनको शेप देने का, मतलब डिसीजंस को लेने का हक जो है वो इंडिया का भी होना चाहिए, ऐसा इंडिया आर्ग्यू करता है। इंडिया जो है वो ये भी सपोर्ट करता है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों में ही इंक्रीज होना चाहिए, मतलब दोनों ही बढ़ने चाहिए। इट्स रिप्रेजेंटेटिव have argued that activities of security council have greatly expanded in the past few years। अब जो रिप्रेजेंटेटिव है किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के, वो ये कहते हैं कि एक्टिविटीज़ जो है सिक्योरिटी काउंसिल की वो एक्सपेंड हुई हैं पास्ट फ्यू ईयर्स में। सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब सिक्योरिटी काउंसिल की जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसमें सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा ना, तभी सिक्योरिटी काउंसिल को सक्सेसफुल कह सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो सिक्योरिटी काउंसिल को सक्सेस नहीं कह सकते, ठीक है। एनी प्लान फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शुड देयरफॉर बी ब्रॉड बेस्ड। और कोई भी प्लान सिक्योरिटी काउंसिल को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, कोई भी प्लान अगर बनाया जाए तो ब्रॉड बेस्ड बनाया जाए, मतलब नैरो ना बनाया जाए, ब्रॉड बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज़, कहने का मतलब है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो ज़्यादा होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, कम नहीं होनी चाहिए। नॉट सरप्राइजिंगली इंडिया भी विश करता है कि ये भी परमानेंट मेंबर बने यूएन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। इंडिया जो है वह सेकंड फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री, पहले सेकंड थी लेकिन अब जो है इंडिया फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है। इसके बाद इंडिया के बाद चाइना आता है, ठीक है। एंड इंडिया इज़ ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो ये तो हमें पता है कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया ने यूएन के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, मतलब यूएन में जितने भी स्टेप्स उठाए गए उनमें इंडिया ने पूरा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है। एंड इसका जो रोल है यूएन की पीस कीपिंग एफर्ट्स में इज़ अ लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन, यानी कि इंडिया भी रोल प्ले करता है यूएन के जो भी एफर्ट्स रहते हैं शांति को बनाए रखने के लिए, तो उसमें इंडिया भी रोल प्ले करता है। कंट्री की जो इकोनॉमिक इमरजेंसी वर्ल्ड के स्टेज पर इज़ अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाई इंडिया टू परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि इंडिया में जो इकोनॉमिक इमरजेंसी, यानी कि इंडिया इकोनॉमिकली भी राइज हो रहा है, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है जो ये क्लेम करता है कि इंडिया को भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब जो बजट होता है उसमें भी इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है यूएन में, और अपनी पेमेंट्स में कभी भी फॉल्टर नहीं किया, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने पेमेंट्स ना दी हो। इंडिया जो है इस बात से भी अवेयर है कि जो परमानेंट मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ये सिग्निफाई करता है कि इट सिग्निफाइज अ कंट्रीज ग्रोइंग इम्पोर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स। जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है वो ये बताता है कि वर्ल्ड, किसी भी कंट्री की वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है उस कंट्री की। सो ये जो ग्रेटर स्टेटस है ये एडवांटेज है कंट्री के लिए फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करने में। रेपुटेशन फॉर बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल। और अगर यूएन में अगर बढ़ चढ़, मतलब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए, एक तो इसलिए है क्योंकि ये ग्रेटर स्टेटस देता है, ठीक है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई कंट्री जो है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी तो ये भी पता चलेगा कि उसका ज़्यादा स्टेटस है, उसका स्टेटस भी बहुत अच्छा है, तो ये भी कंट्री के लिए एडवांटेज हो जाती है फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करने में। और एक रेपुटेशन भी बना कर रखता है फॉर बीइंग पावरफुल। डिस्पाइट इंडियाज विश टू बी अ परमानेंट वेटो बिल्डिंग मेंबर ऑफ द यूएन, इंडिया तो चाहता है कि ये परमानेंट मेंबर बने यूएन का, लेकिन कुछ कंट्रीज चीज़ को भी क्वेश्चन करती है, जैसे कि पाकिस्तान, नेबरिंग पाकिस्तान। वो कहता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो इसलिए इज़ नॉट ऑन, इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है जो कि
परमानेंट मेंबर बनना चाहती है सिक्योरिटी काउंसिल की। और भी काफ़ी सारी कंट्री है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन को लेकर ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है। अदर्स थिंक दैट इट्स डिफिकल्टीज विद पाकिस्तान विल मेक इंडिया इनएफेक्टिव। कुछ सोचते हैं कि इंडिया की पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो इस वजह से इंडिया इनएफेक्टिव हो जाता है, उसको परमानेंट मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए। कुछ दूसरे ये सोचते हैं कि इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि इंडिया जो दूसरी इमर्जिंग पावर्स हैं जैसे कि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, परहैप्स इवन साउथ अफ्रीका whom they oppose। तो ये सारी कंट्रीज़ भी हैं जो परमानेंट मेंबरशिप लेना चाहती हैं, ठीक है। देर आर दोज हु फील दैट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ है जो ये सोच रहे हैं कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो है उसको भी रिप्रेजेंट करना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप में, क्योंकि दोज आर ओनली कॉन्टिनेंट्स नॉट टू हैव रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यही सिर्फ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है प्रेजेंट स्ट्रक्चर में, यानी कि यूएन में। गिवन दीज कंसर्न, ये ईजी नहीं है इंडिया के लिए या फिर किसी भी दूसरी कंट्री के लिए कि वो परमानेंट मेंबर्स बन सके यूएन का नियर फ्यूचर में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन हमें दे रखी है IAEA। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1957 में एंड इट केम इनटू बीइंग टू इम्प्लीमेंट यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट एंसोवर एटम्स फॉर पीस प्रपोजल। तो ये इसलिए इम्प्लीमेंट की गई थी, ये इम्प्लीमेंट की गई थी ताकि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका एक प्रपोजल था एटम्स फॉर पीस, तो ये इम्प्लीमेंट हो सके, इसीलिए ये IAEA बनाया गया था। इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो IAEA है ये इस चीज़ को प्रमोट करता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको शांति से उसका यूज़ करना चाहिए, पीसफुल यूज़ करना चाहिए, और मिलिट्री पर्पसेस के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। IAEA की जो टीम है वो इंस्पेक्ट करती है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इंश्योर करने के लिए कि जो सिविलियन रिएक्टर्स हैं, मतलब ये जो एटम्स बनाए जा रहे हैं ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए नहीं बनाए जा रहे, इस चीज़ के लिए वो इंस्पेक्ट भी करते हैं इन सारी चीज़ों को, मतलब देखते भी है, देख रेख भी करते हैं इन सारी चीज़ों की, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, ये टॉपिक हमने पढ़ा इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।